A very warm welcome to all my dear students। हम लोग इस वीडियो में एटम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं। आइए, एटम में आप लोगों ने सुना होगा, केमिस्ट्री में भी एक होता है पलम पुडिंग मॉडल। पलम पुडिंग मॉडल ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि एक प्याला खीर ले लीजिए, एक प्याला खीर ले लीजिए, व्हाइट रंग का होता है जनरली, और इस खीर को अंग्रेजी में पुडिंग कहा जाता है। पुडिंग कहा जाता है। और इसमें काजू किशमिश यहां वहां चित्रा दीजिए। इसको पलम्स कहा जाता है। काजू किशमिश यहां वहां चित्रा दीजिए, इसको पलम्स कहा जाता है। तो जे थॉमसन ने कहा एटम ऐसा ही है। बोलोगे एटम ऐसा ही है का मतलब खा जाए खीर की तरह? नहीं, एटम ऐसा ही है का मतलब कि जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इसको उन्होंने कहा कि ये प्रोटॉन्स है, पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज का व्हाइट वाले पोर्शन को, व्हाइट वाले पोर्शन को कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और जो अंदर पलम्स है, काजू किशमिश है, इसके बारे में कहा कि ये लोग निगेटिवली चार्ज है। ये लोग निगेटिवली चार्ज है। कहने का मतलब उनका ये था, सोचो अगर हम ये काजू किशमिश बाहर निकाल दे और अगर अभी ये 400 ग्राम का है तो क्या ये 300 ग्राम का हो जाएगा? काजू किशमिश जो डाला हुआ है वो बाहर निकाल दे, तो अगर अभी ये 400 ग्राम का है तो क्या ये 300 ग्राम का हो जाएगा? नहीं, इतना कम ग्राम का फर्क पड़ेगा कि पता भी नहीं चलेगा। मतलब उनके कहने का यही था कि एटम का जो मास होता है, एटम का जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है, निगेटिव की वजह से नहीं होता है, वह पॉजिटिव की वजह से होता है। और इनका यह बात आगे जा करके सही निकला। लेकिन यह बात कि पॉजिटिव पूरा में बिखरा होता है, यह गलत निकला। कैसे निकला देखेंगे। लेकिन उनका यह बात सही था कि एटम का जो मास होता है वह पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। उनका यह भी बात सही था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। मतलब निगेटिव के बीच में रिपल्सन हो रहा होगा, तो जितना रिपल्सन हो रहा है पॉजिटिव वाला इसको उतना ही अट्रैक्ट करके ओवरऑल नेट फोर्स क्या कर दे रहा है? जीरो। इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुआ है, इक्विलिब्रियम में रखे हुआ है। ये जे थॉमसन ने कहा कि एटम इज लाइक पुडिंग एंड पलम का कॉम्बिनेशन। आप ऐसे भी थोड़ा और सोच सकते हो कि एटम इज लाइक तरबूज। तरबूज कहने का मतलब है तरबूज में जो व्हाइट वाला तरबूज में जो लाल वाला हिस्सा होता है, इसको कौन सा बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज, लाल वाला हिस्सा। और अंदर में जो बिया होगा, बीज होगा, इसको बोलेंगे निगेटिवली चार्ज। अब तुम बताओ, तरबूज से अगर बिया निकाल दे तो क्या तरबूज बहुत हल्का हो जाएगा? क्योंकि बिया का जो मास होता है वो ना के बराबर, वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपैरिजन टू लाल वाला हिस्सा। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के वही है, चाहे वो एग्जाम्पल सोचो चाहे ये एग्जाम्पल सोचो, कहने का मतलब यही है कि एटम का जो मास होता है वह पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है और एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन उन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया था स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह का। बोलोगे स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है? आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, समझ जाएंगे। अब यह टाउन का ड्रॉबैक बाद में पढ़ेंगे।
अरे अपने आप कोई नया चीज सही हो जाएगा तो उनका ड्रॉबैक कहला जाएगा कि वो ये बात नहीं समझा पाए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल था। दूसरा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन ये दे एक्सप्लेन करने के लिए, चाहे ये दे, आंसर सेम होगा, क्योंकि बहुत सा बच्चे ये नाम नहीं जानता है तो छोड़ देता है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का नाम ही है गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट। ये उनका चेला लोग का नाम है जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनसे आइडिया लिया था और एक्सपेरिमेंट करने वाला ये लोग था। तो देखो यहां ध्यान से, गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको पढ़ने से पहले आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? तो देखो, हीलियम का एक एटम ले लो, ठीक है सर, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ जाता है, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी 2, ये हुआ हीलियम He। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 और 2 4, वो ऊपर लिखा था एटॉमिक मास। ये है हीलियम एटम। हीलियम एटम पे चार्ज कितना है? हीलियम एटम पे चार्ज अगर पूछ दे तो बोलेंगे किसी पर भी चार्ज 0 ही होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन के कारण ई चार्ज, तो 2 प्रोटॉन के कारण 2e चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस ई चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस 2e चार्ज, तो कैंसिल होकर 0, इसको न्यूट्रल कहते हैं। जितना भी एटम होता है वो इनिशियली न्यूट्रल ही होता है। और अगर हीलियम का मास पूछ दे, आपको पता है एक प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है और न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU होता है। अर्लियर वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट है, जिनको नहीं पता है वो याद रखें। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU और न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU। तो बताओ ये कितना AMU हो गया? ये हो गया 2 AMU और ये 2 AMU, कितना AMU? 4 AMU हो गया, 4 AMU। ये मास ऑफ हीलियम एटम आया, 4 एटॉमिक मास यूनिट। इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है, हटा ही दो। ये हीलियम एटम। अब क्या करो, इस हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव कर दोगे तो ये हीलियम एटम ना कहला के ये हीलियम डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन कहलाएगा। डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन कहलाएगा, डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन। अब सोचो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज कितना हो जाएगा? डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन पे एक प्रोटॉन के कारण ई चार्ज, तो 2 प्रोटॉन के कारण 2e चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो है ये नहीं है। तो बताओ हीलियम आयन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उस पे चार्ज आ जाएगा 2e और e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और जबकि इलेक्ट्रॉन के निकलने से मास को कोई फर्क, मास अभी भी 4 MU ही रहेगा। और अब इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या है? तो बोलेंगे हीलियम एटम में से, किसमें से? हीलियम
एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दीजिए तो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। मतलब अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज He2 प्लस, He2 प्लस, डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हो गया 2e, 2e का मतलब हो गया इतना कूलम, और मास हो गया प्रोटॉन के मुकाबले कितना गुना, क्योंकि 1 mu किसका मास होता है, एक प्रोटॉन का मास 1 mu, तो ये 4 mu है, तो बोल सकते 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन है। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के मुकाबले कितना गुना है, 4 गुना है। और न्यूट्रॉन का भी मास इतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, मैंने बताया था 0.00055, देख सकते हो ना के बराबर। तो ये सब तो फैक्ट्स है, इसमें कोई साइंस नहीं है। और अल्फा पार्टिकल हम लोग समझा कि डब्ल्यू पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन इसको अल्फा पार्टिकल। आइए देखिए अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया गया समझोगे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक इस तरह का जिंक प्लेट लिया गया, एक इस तरह से जिंक प्लेट लिया गया, जिंक प्लेट है, जिंक नहीं बल्कि जिंक सल्फाइड प्लेट है, जिंक प्लेट नहीं, ZnS, जिंक सल्फाइड प्लेट है। क्या आप लोगों ने जिंक सल्फाइड प्लेट देखा है? तो यस सर, बिल्कुल देखा है। एक्सरे जो होता है हम लोग का, हड्डी उड्डी टूट जाता है, या पहले के कैमरा रील वाला होता था, काला रंग का निगेटिव निकलता था, ये सब जिंक सल्फाइड है। एक्सरे जो मैंने बोला वो भी जिंक सल्फाइड है। आप एक्सरे को क्या करो, धूप में रख दो, देखना खराब हो जाएगा। वह कागज में करके अच्छे से देता है, वो अंधेरा में जाके साफ करता है, धोता है। ऐसा नहीं कि एक्सरे निकाल के सही खोल दिया वहीं पे, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फाइड प्लेट का एक प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी है कि जहां जहां अल्फा पार्टिकल गिरेगा इस पे, वहां वहां उजला रंग का धब्बा पड़ जाता है, ये इसका प्रॉपर्टी है। अल्फा पार्टिकल तो आपको दिखने वाला नहीं है, लेकिन उजला रंग का धब्बा आपको दिखेगा। तो जहां पे आपको उजला रंग का धब्बा दिखा, समझ जाओ कि वहां पे आके अल्फा पार्टिकल गिरा है। इसको टाइनी वाइट फ्लैशेस कहते हैं, जिसको एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है सिंटिलेशंस, अंग्रेजी का एक वर्ड है और कुछ नहीं, इसमें कोई फिजिक्स नहीं घुसा हुआ। सिंटिलेशंस का मतलब होता है उजला उजला टिमटिमाता हुआ निशान, सिंटिलेशंस। उजला रंग का जो धब्बा पड़ेगा उसको सिंटिलेशंस कहते हैं। बताओ ये धब्बा किस प्लेट पर पड़ेगा? जिंक सल्फाइड वाले प्लेट पे पड़ेगा। कब पड़ेगा? इस पे जहां जहां कौन गिरेगा? अल्फा पार्टिकल। वहां वहां जहां जहां अल्फा पार्टिकल गिरेगा वहां वहां उजला रंग का धब्बा पड़ जाएगा। तो चलो पहला क्या किया मैंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले लिया, ठीक है सर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले लिया। उसके बाद आगे बोलिए, चलो आगे कहानी सुनो। अब यहां पर हम एक गोल्ड फॉइल ले लिया। पता है गोल्ड फॉइल का मोटाई कितना है? 2 × 10⁻⁻7 मीटर। अब तुम सोचो, क्या तुमको ये आंख से दिखेगा? -6 को माइक्रो कहते हैं, आई तो -6 से भी कम है। तो इसको देखने के लिए हम टेलीस्कोप लगा लेंगे, माइक्रोस्कोप लगा लेंगे, यहाँ माइक्रोस्कोप लगा लेंगे, क्योंकि माइक्रो में, माइक्रो से भी कम है। तो बताओ अब तक क्या क्या किया? एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले लिया, एक गोल्ड फॉइल ले लिया। गोल्ड फॉइल का मतलब सोने का पतला सा पट्टी। कितने लोग गोल्ड फॉइल देखा है? देखा होगा मेरे दोस्त। गोल्ड फॉइल ना सही, मिठाई के ऊपर लगा होता है अल्युमिनियम फॉइल, एकदम पतला सा, काजू बर्फी वगैरह पे लगा होता है,
कितने लोगों को समझ में आया क्या बात कर रहे हैं? एकदम पतला, हवा हवाई, समझ में आया? तो वो सोने का परत वाला ही मिठाई मिलता है, बड़ी महंगा मिलता है, बोलता है सोने का परत इस पे गिराएंगे लगाएंगे। तो वो तो दिखता भी है, ये तो इतना पतला कि दिखेगा भी नहीं। इसमें एकाक आइटम आता होगा, इतना पतला लिया गया गोल्ड फॉइल, 2 × 10⁻⁻7 मीटर थिक, इतना पतला गोल्ड फॉइल लिया गया। क्या आप लोग फील कर पाए क्या लिया गया? सिंपल लैंग्वेज में बोले, समझे, सोना का प्लेट यहां पे रख दिया और प्लेट का मोटाई बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। इसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। ये मेरा गोल्ड फॉइल है, ये मेरा गोल्ड फॉइल, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक डब्बा लिया, इस डब्बा के अंदर में हम बिस्मथ को रख दिया, BI, बिस्मथ को रख दिया इस डब्बा में। बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब है इसका न्यूक्लियस ब्रेक करता रहता है और इससे अल्फा, बीटा और गामा निकलता है। अगला चैप्टर आपको हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिविटी, लेकिन इतना फिलहाल जान लो, इट इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, खत्म बात। अब कैसे अल्फा पार्टिकल निकलता है, कैसे बनता है, वो सब अगला चैप्टर है। न्यूक्लियस चैप्टर है न्यूक्लियस। फिलहाल समझो इससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है और ये इतना जबरदस्त अल्फा पार्टिकल में ताकत होता है कि अगर इसको सिंपली बिस्मथ को अगर हम लोहा के डब्बा में रखें तो लोहे के डब्बा को भी छेद कर देगा। इसलिए इसको हम लोग लेड में रखते हैं, लेड बॉक्स, लेड बॉक्स, पीबी प्लम्बम जिसको बोलते हो। लेड बॉक्स एक ऐसा मटेरियल है, इतना हाई डेंसिटी होता है कि अल्फा पार्टिकल उसको छेद नहीं कर पाता। सुने होगे एटम बम गिरने वाला है, एटम बम में कहा वहां पे बम गिरेगा पूरा आग लग जाएगा? नहीं, वो एटम बम जब गिरेगा उससे अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल निकलेगा, हवा में मिलेगा और जहां जहां हवा बहेगा, जहां जहां हवा पहुंचेगा, जहां जहां अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा वहां पे डैमेज कर देगा, स्किन को छेद कर देगा, कैंसर ले आएगा। जहां पे एटम बम गिरता है वहां पे 1-2 दिन का दिक्कत नहीं होता, सालों 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 का दिक्कत हो जाता है। वहां जो भी पैदा होगा सब में डिसऑर्डर रहेगा। तो अगर ऐसा नहीं है कि किसी देश में अगर एटम बम गिर गया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम पूरा का पूरा तबाही और उसके आसपास कई किलोमीटर तक रहेगा, दूरी तक, याद रखिएगा। तो जो पीबी प्लम्बम बॉक्स है ये एक ऐसा मटेरियल से बना हुआ है जिसको अल्फा पार्टिकल छेद नहीं कर पाता है, हाईली डेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे में एक छोटा सा ओपनिंग कर दिया, यहां से अल्फा पार्टिकल को निकलने दो, दूरबीन टाइप निकलने दो अल्फा पार्टिकल को। तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, छितरा के निकलेगा अल्फा पार्टिकल का बीम, अल्फा पार्टिकल छितरा के निकल रहा है। हमको इसको एक फाइन बीम में कन्वर्ट करना है, तो हम आगे में कॉलिमिनेटर रख देते हैं, कॉलिमिनेट करने वाला, कॉलिमिनेटर। कॉलिमिनेटर मतलब होता है एकत्रित करने वाला। आगे में हम क्या किया, एक पतला सा रास्ता बना दिया कि तुम कहीं भी बिखरे हुए हो, आना वही है, वहीं से आके आपको निकलना है। ये कॉलिमिनेटर का काम है, ये सारे अल्फा पार्टिकल को एक फाइन बीम में कन्वर्ट कर दिया, एक फाइन बीम में कन्वर्ट कर दिया। सारा अल्फा पार्टिकल जा रहा है, जा रहा है। क्या तुमको अल्फा पार्टिकल दिखेगा रियलिटी में? नहीं, ये सब कहां से दिखेगा अल्फा पार्टिकल? आखिर ये फोटो कैसे बना दिया? तो हम क्या देखा, हम देखा कि यहां पे पूरा उजला उजला निशान है, पूरा निशान यहां पे भरा हुआ है, पूरा निशान यहां पे भरा हुआ उजला उजला। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा था,
जहां पर कोई निशान उजला उजला नहीं था। एक छोटा सा हिस्सा था जहां पे कोई व्हाइट रंग का निशान। तो तुम सोचो क्या कंक्लूजन करोगे, यही ना बोलोगे कि जरूर यहां पे कुछ है। इसके जस्ट सामने में जहां से अल्फा पार्टिकल गुजर नहीं पाया, अल्फा पार्टिकल उसको नहीं छेद कर पाया, और बाकी का सारा हिस्सा से अल्फा पार्टिकल निकल गया। मतलब बोलेंगे कि एटम में अगर हम उनका बात मान के चले, किनका बात मान के चले, थॉमसन साहब का बात मान के चले, तो उनके अनुसार तो पॉजिटिव पूरे में बिखरा हुआ है। और अगर पॉजिटिव पूरे में बिखरा होता तो पीछे में ये पूरा का पूरा जो जगह है ये खाली मिलता। क्या कि पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल, और पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव से टकराएगा तो रिपेल होकर वापस ना चल जाएगा। ये गोल्ड है, गोल्ड के पास 79 ई चार्ज है, 79 प्रोटॉन होता है। आने वाला 2e और रोकने वाला 79e। कौन मजबूत? 2e मजबूत की 79e मजबूत? और अगर ये पॉजिटिव पूरे में बिखरा होता तो 2e का औकात था कि पीछे जाता, 2e रिपेल होके कहां भाग जाता? पीछे भाग जाता। लेकिन 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 ये पाया गया, ऑब्जर्वेशन, क्या बोला? ऑब्जर्वेशन, ये पाया गया कि पीछे में पूरा उजला उजला निशान है। इसका मतलब यह हुआ कि एटम में ज्यादातर जो जगह है वो पूरा का पूरा खाली है। यहां पॉजिटिव भरा हुआ, पॉजिटिव भरा होता तो कैसे पता चलता? पीछे में पूरा सादा रहता ना, यहाँ पे कोई दाग धब्बा, लेकिन यहाँ पूरा दाग धब्बा भरा हुआ था। तो दाग धब्बा भरा होने का मतलब है कि पूरा जगह क्या है? खाली। तब तो अल्फा पार्टिकल निकल गया आराम से। लेकिन जरूर बीच में कुछ ऐसा है जहां से प्लस 2e आया और आकर के वहां से लौट गया। इसका मतलब सारा पॉजिटिव पूरे में नहीं बिखरा हुआ है, सारा पॉजिटिव एक जगह है, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इस तरह से न्यूक्लियस का खोज हुआ। सारा पॉजिटिव एक जगह है और उसी पॉजिटिव के कारण पीछे में ये खाली जगह रहेगी। ये पे यहां कोई दाग धब्बा नहीं पड़ा, कोई दाग धब्बा, हाँ एकाक दाग धब्बा यहां भी पड़ा था, एकाक यहां एकाक यहां। इसका मतलब कि जरूर ये ऐसे नजदीक गया होगा और ऐसे मुड़ गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे मुड़ गया। जो एकदम सामने से गया, सुनाई दे रहा है, जो एकदम हेड टू हेड गया वो लौट गया उसी रास्ते पे। लेकिन जो हल्का तिरछा गया वो ऐसे मुड़ गया होगा, जो थोड़ा और तिरछा गया वो यहां लगा होगा। ये सब निशान देख करके हम लोग रास्ता बना दिया। क्या बना दिया? कि जरूर अल्फा पार्टिकल ऐसे आके ऐसे चला गया होगा, और जरूर बीच में कुछ ऐसा है जिसको अल्फा पार्टिकल छेद नहीं कर पा रहा, पार नहीं कर पा रहा है, और इसी को बोला गया न्यूक्लियस। अगर जे थॉमसन का बात माने तो पॉजिटिव अगर पूरे में बिखरा है तो कहीं से नहीं ना पास करता जी पीछे, ये पूरा का पूरा ना उसको रोक के वह बोलता सब कोई वापस जाओ सब कोई। लेकिन सब कोई वापस नहीं गया, बहुत छोटा सा हिस्सा था जो वापस जा रहा है। और ये पता है कितना? तो ये अगर हम एटम का रेडियस, एटम का 1,00,000 मीटर लें, सोच लो पहले, एटम का रेडियस 1,00,000 मीटर, हाँ सोच लिया। तो बताओ न्यूक्लियस का रेडियस उसके कंपैरिजन में कितना? 1 मीटर। तो सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम के मुकाबले। एटम का रेडियस, एटम का जो साइज है 10 का पावर -10 मीटर। अगर एटम का साइज 10 का पावर -10 मीटर तो न्यूक्लियस होता है 10 का पावर -15। तो तुम सोचो न्यूक्लियस का साइज का डाटा मैंने क्या दिया? -15, और एटम के साइज का डाटा क्या दिया? -10। ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर 5 हुआ क्या? मतलब 1,00,000 गुना का फर्क है।
मतलब ये अगर तुम्हारा एटम का साइज है तो न्यूक्लियस कितनी बड़ी होगी, इससे भी छोटा। अरे 1 लाख ऐसा ऐसा बूंदी को भर देना, कितने लोग समझे। तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा में होता है, एकदम कॉम्पैक्ट होता है, एकदम कॉम्पैक्ट होता है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एंड व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज नथिंग, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्ज एट वन प्लेस। बाद में न्यूट्रॉन का भी खोज हुआ जेम्स चैडविक के द्वारा, फिलहाल तो प्रोटॉन का खोज हुआ। क्या आपके दिमाग में कुछ फिगर उगर बना? इसमें क्या क्या दिख रहा था? जिंक सल्फाइड प्लेट, गोल्ड का फोइल, माइक्रोस्कोप, बिस्मथ और लेड के बक्सा में रखा हुआ है। अल्फा पार्टिकल निकला, कॉलिमिनेटर उसको अरेंज कर रहा है। आइए इतना बात को हम लोग एक बार और स्टडी कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतना बात को हम लोग एक बार और एनिमेशन के द्वारा स्टडी कर लेते हैं। ऊपर का 3 स्विच, बाकी कुछ मत करना, ऊपर का पहला 3, बाकी कोई टच नहीं करना। इस वीडियो में हम समझेंगे रदरफोर्ड अल्फा रे प्रक्रिया। इस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने पल्मपुरी मॉडल नाम दिया, लेकिन इस एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी, जिसके कारण ये एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वो जे थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल से सहमत नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड ब्लॉक यानी ग्लास कंटेनर में रखा गया है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल में 4 यूनिट मास और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे एक थिन गोल्ड फॉयल को रखा गया है, जिसकी थिकनेस लगभग 210 नैनोमीटर है। इस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई है, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। गोल्ड फॉयल और रेडियो एक्टिव सोर्स के बीच में एक ग्लास स्लिप को रखा गया है, जिसकी मदद से अल्फा रे को स्ट्रेट और नैरो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जब अल्फा रे को लेड ब्लॉक से प्रोजेक्ट किया जाता है, तब अल्फा रे स्लिट से पास होते हुए गोल्ड फॉयल पे फॉल करती है। अल्फा रे में जो अल्फा पार्टिकल्स है, वो गोल्ड फॉयल से स्कैटर होते हैं और डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर एक ब्राइट फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट पास हो गए। Most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. Second observation, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए।
Some of the alpha particles were deflected by the fall by small angle. Third observation. लगभग हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल गोल्ड फॉयल से टकरा के 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुआ. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष निकाला, जो कि कुछ इस तरह है. ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के ही गोल्ड फॉयल से पास हो गए, जिससे यह पता चलता है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेस होता है. कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, जिससे यह पता चलता है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि बहुत छोटे वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होता है. बहुत कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुए, जिससे यह पता चलता है कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने इसे एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया और साथ ही इसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया, जो कि कुछ इस तरह है. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं. एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे एटम का कंप्लीट मास कॉन्सेंट्रेट रहता है. न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. कितने लोग क्लियर होंगे? ठीक. बाकी डाटा जो इसमें दिया है बहुत सही नहीं है. एनसीईआरटी कैश पर 8,000 में एक अल्फा पार्टिकल एनसीईआरटी बोला है वापस आता है. आपको वही डाटा याद रखना है जो हम नोट्स में दिया 8,000 में एक. दूसरी बात, इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, ये नहीं है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना करके रहता है. अल्फा ये रदरफोर्ड में ये बताया गया था. गोल घूमने वाला थ्योरी बोर्ड्स का आएगा जो इसके बाद आएगा. तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन था. हमको मैंने आपको बताया था कैसा आपको एक्सपेरिमेंट दिखता है. मतलब आवाज को म्यूट कर दो, दिमाग में वीडियो है और बात मेरा याद रखो. समझ में आ गया? चलो, तो ये आपका था अल्फा पार्टिकल के बारे में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में. देखिए अब आगे, अब इससे रिलेटेड कुछ और एडिशनल टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इंपैक्ट पैरामीटर. आओ सीखो ध्यान से क्या होता है. देखो, ये न्यूक्लियस का खोज हो गया. जैसा कि बोला कि न्यूक्लियस बहुत कम जगह पर सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह होता है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम में. और ये हो गया आपका एट. आपको दिखे, समझ में आए, इसलिए हम इतना बड़ा बना दिया, वरना तुमको बता चुके कि कितना स्मॉल होता है. आगे देखो, अब एक सेंट्रल लाइन ले लो. एक सेंट्रल लाइन जो न्यूक्लियस से पास कर रहा है, एक सेंट्रल लाइन ले लिए और अच्छे से कहानी समझो, सब कुछ याद हो जाएगा. सेंट्रल लाइन ले लो. जो अल्फा पार्टिकल एकदम सामने से गुजर रहा होगा सेंट्रल लाइन पे, इसके साथ क्या हो रहा होगा? ये जाएगा और जैसे जैसे आगे जाएगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, क्या लगता है? तो बोलेंगे ये भी पॉजिटिवली चार्ज और ये भी पॉजिटिवली चार्ज. डेफिनेटली इसका वेलोसिटी घटेगा ड्यू टू रिपल्सन. तो चलो मैं बोल दिया
यहां पर इसको कुछ वेलोसिटी दिया गया, डेफिनेटली ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके बाद तो वेलोसिटी ड्यू टू रिपल्सन घटवे करेगा। मतलब यहां से इसको गन से प्रोजेक्ट कर दो, यहां से इसको ऐसे फेंक दो सीधे, तो वेलोसिटी है इसके मतलब इसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, कितना, हाफ mv²। ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसके पास, तो इन दोनों के बीच कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई इंट्रैक्शन होता है तब ना पोटेंशियल एनर्जी आता है, जब भी अगेंस्ट में काम करते हैं तो फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। लेकिन अब बताओ जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो क्या ये आगे जाना चाहता है कि आगे जाना नहीं चाहता है, तो आप अगेंस्ट में काम करवा रहे हो ना, और हम पढ़ाया है जब भी अगेंस्ट में काम होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। तो अब आपका जो काइनेटिक एनर्जी है ये घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मान लो ये काइनेटिक एनर्जी अगर 100 जूल है, 100 जूल है, तो बीच में कहीं आया और काइनेटिक अगर 60 जूल हो गया तो बाकी का 40 कौन ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, अगेंस्ट में काम कर रहा है। चलो जैसे जैसे आगे जा रहा है वेलोसिटी घट रहा है, कहीं ना कहीं पे जाकर किसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, और काइनेटिक 0 हो गया तो बताओ, तुम बताओ इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कितना कहलाएगा, 100 जूल। अरे जो काइनेटिक था वो सारा का सारा काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट कर गया फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कह सकते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया तो उसके बराबर होगी फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कितने लोगों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। यहां जो भी काइनेटिक एनर्जी था द होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पल भर के लिए रुका, क्या हमेशा के लिए रुका रह जाएगा, नहीं, आगे जा रहा है, रिपल्सन ने कहा रुका पल भर के लिए, फिर कहां मुड़ेगा, पीछे रिबाउंड कर जाएगा। लेकिन जो पल भर के लिए रुका है इसी को बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इससे ज्यादा वो नजदीक नहीं जा सकता है और यही हमको निकालना है। तो बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। The whole energy is conserved. Kinetic energy is converting into potential energy. Now let's make a new diagram to make you understand better. और यहां ध्यान दो, so this is the nucleus. This is the nucleus. और ये न्यूक्लियस का रेडियस है r, ये रेडियस ध्यान दोगे, और ये एटम होगा, ये एटम होगा। और आपको कौन सा लाइन चुनने के लिए बोला है मैंने, सेंट्रल लाइन। कौन सा लाइन, सेंट्रल लाइन। और यहां से मैंने किसको फेंकने के लिए बोला है, अल्फा पार्टिकल, जिस पे चार्ज कितना होता है 2e। ये चार्ज किस पार्टिकल पे है, अल्फा। और बताओ अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर z है तो z प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज, Ze चार्ज। तो ये चार्ज हो गया मेरा Q1, ये चार्ज हो गया मेरा Q2। अगर हम बोलते कि गोल्ड है तब 79 लिखोगे, मान लो कोई और एलिमेंट हो तो उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। और बताओ ये कब तक आगे जाएगा, जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। और जिस पल इसका वेलोसिटी 0 होगा वो हमेशा के लिए 0 होगी, पल भर के लिए। तो एनसीईआरटी में लिखा है मोमेंटरली स्टॉप, मोमेंटरली पल भर के लिए, ये लैंग्वेज यूज किया मोमेंटरली, मोमेंटरली स्टॉप्स। तो जिस पल के लिए रुका उस पल पे इसको पॉज कर दो, क्या कर दो, लौटे मत दो, रोक दो, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो। तो जिस पल रुका उस पल
काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, क्या कि जिस पल रुका उस पल वेलोसिटी कितना, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डेफिनेटली, यहां पे का काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? सारा का सारा जो शुरू में काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट कर गया, पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। और यही जो आर है, ये जो आपको आर दिख रहा है, दिस आर इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। तो बताओ, ऐसा बोल सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अरे जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचा हुआ है तो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो बोलेंगे एट इंस्टेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उस पल का बात करें जिस पल ये सबसे करीब है। कौन सबसे करीब है, अल्फा पार्टिकल। किसके सबसे करीब है, न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस के जब सबसे करीब है अल्फा पार्टिकल, एट इंस्टेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बताओ फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, बताओ फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स ही पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी हो चुका है यहां पर। और बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हो, के Q1 Q2 बाई आर, पढ़े होगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, के Q1 Q2 बाई आर। और इधर है मेरा ये काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ आर निकल गया, बताओ आर इज इक्वल टू क्या लिखे, जो दिख रहा अपने से बोलो तो याद हो जाएगा। आर को इधर लेके आओ, इसको नीचे लेके जाओ, बोलो आर इज इक्वल टू क्या लिखे, के Q1 Q2 बाई काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू के। अब Q1 की जगह पे 2E, एक चार्ज 2E है और दूसरा चार्ज क्या है, ZE। अगर गोल्ड बोल देंगे तो 79E डिवाइडेड बाय, ये कहां पे का काइनेटिक एनर्जी है, जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बताओ आर का वैल्यू कितना हुआ, 2k ZE स्क्वायर बाय, और के लिखो या इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। बोथ आर इक्वली करेक्ट, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टर्म में दिया है। हाफ एम वी, कितने लोग सीख गए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फॉर्मूला था, के Q1 Q2 बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला था। कौन सा एनर्जी वाला, पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला था। दो चार्ज के बीच का दूरी अगर आर हो तो पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। आई होप यू गॉट इट। और यही का कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब अगला कॉन्सेप्ट यही में सीखो, देखो ध्यान से, इस सेंट्रल लाइन से थोड़ा ऊपर चले जाओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। कौन सा डिस्टेंस, कौन से लाइन से, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन दिख रहा है न्यूक्लियस का बीचों बीच, सेंट्रल लाइन से। और यहां से अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो, चलो, और फिर अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो, वहां से नहीं, यहां से बी डैश। तुमको क्या लगता है किस केस में डिविएशन ज्यादा आएगा, बोलेंगे सर जो दूर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कहां प्रोजेक्ट दूर से, वो ऑलमोस्ट हल्का सा डिविएट करेगा।
रिपल्सन होगा ना पॉजिटिव और पॉजिटिव में, लेकिन जो नजदीक से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें डिविएशन क्या होगा, ज्यादा। और किसी को और नजदीक से प्रोजेक्ट कर दे, किसी को और नजदीक से, किसको, अल्फा, तो डिविएशन क्या होगा, और भी ज्यादा होगा। क्या इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस है? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और जितना कम दूरी होगा उतना रिपल्सन ज्यादा होगा। और एकदम सामने से प्रोजेक्ट कर देंगे तो जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे लौट आएगा। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा सेंट्रल लाइन से दूरी मेंटेन करेंगे, आपका इसका जो मुड़ने का प्रवृत्ति है उतना कम होगा कि ज्यादा? और जितना सेंट्रल लाइन के नजदीक रहेंगे मुड़ेगा, मतलब ये जा रहा था कहां, ये जा रहा था सीधा लेकिन मुड़ गया। इसको बोलते स्कैटरिंग एंगल। क्या नाम आया, क्या नाम आया, स्कैटरिंग एंगल। और ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे इंडिकेट किया, बी से, इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। नाम है, क्या नाम है इसका, इंपैक्ट पैरा। अब एग्जाम का सवाल का जवाब सुनो, सवाल और जवाब, जवाब तुमको देना चाहिए, जवाब तुमको देना चाहिए। हम कहानी की तरह ही पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सवाल अब आ रहा है, इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, अगर, पहले तुम सोच लो, इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, इसका मतलब हम कहां पे मौजूद हैं? कितने लोग समझ गए कि हम सेंट्रल लाइन पे मौजूद हैं? अब अगला सुनो, इंपैक्ट पैरामीटर अगर 0 है तो स्कैटरिंग एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कितने लोग समझ गए? ये एग्जाम का सवाल था दोनों बोर्ड के लिए। कॉन्सेप्ट रहेगा, सवाल जवाब अपने आप होता चला जाता है। अगर इंपैक्ट पैरामीटर आपका 0 है, इसका मतलब आप सेंट्रल लाइन पे है। और जब आप सेंट्रल लाइन पे रहेंगे तो आप देख सकते हैं जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से लौट आया, ये 180 डिग्री का एंगल कहलाता है, जिसको हम पाई भी बोल सकते हैं, पाई रेडियन। आई होप यू गॉट इट। तो बताओ, उसके बाद एग्जाम में सवाल पूछता है इंपैक्ट पैरामीटर 0 है तो आपको किसके बारे में पता चलेगा? तो हमको न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में पता चलेगा, आर के बारे में पता चलेगा। आर निकालने के लिए बी को 0 ही लेके चले ना। तो इंपैक्ट पैरामीटर किस चीज का कॉन्सेप्ट देता है? साइज ऑफ द न्यूक्लियस की साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। और अगर सोचो एकदम ये सीधा चला जाए, इसका मतलब है कि एकदम हम अंतिम में चले गए, रिपल्सन कम से कम है। ये किसके बारे में जानकारी देगा? साइज ऑफ द एटम। पूछता है कि अगर स्कैटरिंग एंगल 0 है तो इससे किसके बारे में पता चलता है कि एटम कहां तक है? एटम का आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। क्योंकि अगर इसके नीचे रहेगा तो आप देख सकते हो रिपल्सन के कारण हल्का ही सही मुड़ेगा ना। कितने लोग समझ गए? आप लोग समझा? स्कैटरिंग एंगल कितने लोग समझे? अब तुम मुझे सवाल का जवाब दो, 0 डिग्री वाले का संख्या ज्यादा होगा या 90 वाले का संख्या ज्यादा होगा? किसका संख्या ज्यादा था एक्सपेरिमेंट के दौरान? सीधा चल जाने वाले का संख्या 0 या 0 के करीब वाले का, या 90 वाले का? 0 या 0 के, मतलब ज्यादातर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा ही गया था। क्योंकि ये जो साइज है न्यूक्लियस का ये इतना बड़ा नहीं है, वेरी वेरी, ये वेरी वेरी स्मॉल है। तो अब तुम सोचो, एक बात हम बना रहे हैं, ध्यान दोगे। हम यहां पर एक ग्राफ बना रहे हैं, इधर एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, इधर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड है, यहाँ पे 0 डिग्री। तो बताओ 1 डिग्री वाले का संख्या ज्यादा कि 180 डिग्री वाले का संख्या ज्यादा? तुम बताओ। 1 डिग्री वाले का संख्या बहुत ही, क्योंकि एटम का मोस्ट ऑफ द हिस्सा खाली है, एटम का मोस्ट ऑफ द हिस्सा और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह है सेंटर पे, जिसको हम लोग किसका नाम दे रखा है? न्यूक्लियस का। तो ये जो ग्राफ बनेगा
ये ग्राफ जो बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। बताइए ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं? इस ग्राफ से हम ये समझ रहे हैं सर कि देखिए 0 डिग्री वाले का संख्या बहुत ज्यादा है, उसके बाद सर 90 डिग्री वाले का संख्या कम, और 180 वाले का तो सबसे कम। कितने लोग ग्राफ समझे? ये मत बोल देना ये बढ़ेगा तो घटेगा, इनवर्सली वैसा मत एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहे? संख्या के हिसाब से। इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड है, इधर स्कैटरिंग एंगल है। स्कैटरिंग एंगल समझे? जिधर जा रहा था वहां से कितना डिग्री के एंगल पे ये मुड़ गया। बताओ ये एंगल 90 से बड़ा या छोटा? 90 से बड़ा, और 90 से बड़ा वाले का संख्या बहुत ही कम था। 90 से बड़ा वाले का संख्या बहुत ही कम था। कितने लोग ग्राफ समझ में आए? और इसी ग्राफ से कंक्लूजन होता है, इसी ग्राफ से कंक्लूजन होता है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज। इन्होंने वो भी बात कहा कि सारा एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, उस पर भी एग्री थे, और कहा सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह एकत्रित होता है जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस। कितने लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस समझ गए? कितने लोग इंपैक्ट पैरामीटर समझे क्या होता है? इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वह सेंट्रल लाइन से जितना दूरी पे है, इस दूरी को क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरा। अब तुम लोग इस सवाल का जवाब दो, इंपैक्ट पैरामीटर अगर बड़ा होगा तो स्कैटरिंग एंगल छोटा या बड़ा? एग्जाम का सवाल था। ग्रेटर द इंपैक्ट पैरामीटर लोअर द स्कैटरिंग एंगल, लोअर द इंपैक्ट पैरामीटर ग्रेटर विल बी द स्कैटरिंग एंगल। और सारा नोट्स में आप देखते होंगे कि क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, उसमें एक एक चैप्टर में 50-50 क्वेश्चन दिया है कि हम जो आखिर बात कर रहे हैं तुमसे, एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, या हम तुमसे जो बोल रहे हैं उसका आंसर कैसे लिखोगे। नोट्स में दिया हुआ है, काइंडली उस क्वेश्चन आंसर को रीडिंग करना। आइटम में भी बहुत सा सवाल डाले हुए हैं, उससे बाहर सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, याद रखना। लेकिन एक हुआ कि सीधे सवाल रट्टा मार रहे हैं, एक है कि कहानी समझ लिया, अब कहानी सवाल कर रहे हैं। बचपन में ऐसा होता था, पढ़ते थे, कोई कहानी सुना दिया, उस कहानी से सवाल, इसका नाम क्या था, वो कहाँ चला गया था, वही तो पढ़ना है भाई। वैसा नहीं पढ़ोगे फिजिक्स तो बहुत टफ है, याद रखिए। तो यहां पर हम लोगों ने याद करो क्या क्या पढ़ा। जे थॉमसन मॉडल पढ़ा जिसमें प्रोटॉन पूरा में बिखरा पड़ा था, लेकिन रदरफोर्ड ने आके उसको गलत साबित किया। अगर बिखरा पड़ा होता तो सारा अल्फा पार्टिकल लौट गया होता, लेकिन सारा अल्फा पार्टिकल तो पार कर गया, सिर्फ कम ही हिस्सा से लौटा। इसका मतलब सारा पॉजिटिव एक जगह है, और सारे पॉजिटिव के एक जगह का नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियस। उसके थ्रू एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि स्कैटरिंग एंगल 1 डिग्री या 4 डिग्री या 3 डिग्री वाले का संख्या बहुत ही ज्यादा है, और बहुत कम वाले का संख्या का एंगल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा जगह में है तुम्हारा। इसके बाद हम आपको पढ़ा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। असल में वो कहने के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, वो तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी था कि आपका जितना भी शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी है वो सारा का सारा कन्वर्ट कर गया पोटेंशियल एनर्जी में, सारा का सारा कन्वर्ट कर गया पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि Q1 Q2 बाई आर। Q1 के जगह पे 2E और Q2 के जगह पे ZE, और R हो गया तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बाद इंपैक्ट पैरामीटर बताया कि जो सेंट्रल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 होगा इसका मतलब वो सेंट्रल लाइन पे लाई कर गए, और सेंट्रल लाइन पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री हो जाएगा, जो न्यूक्लियस के साइज के बारे में बता देगा। और अगर इंपैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम है,
जहां पे स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री है वो साइज ऑफ द एटम बता देगा। अरे समझे? ठीक, सुनो ध्यान से। इसके बाद रदरफोर्ड में एक प्रॉब्लम था। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? सुनो ध्यान से। देखो, देखो उन्होंने कहा कि सारा न्यूक्लियस, सारा प्रोटॉन बीच में, इलेक्ट्रॉन घूम रहा। एक बात बताओ, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो वेलोसिटी का क्या देता है? डायरेक्शन। मान लो ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड। बताओ वेलोसिटी सेम है कि वेलोसिटी बदल गई? वेलोसिटी सेम है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है? तो बोलेंगे वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी देखते हैं और डायरेक्शन भी। स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। आप लोग जानते ही हो, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, तब तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसमें। तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और इस तरह से ये पार्टिकल गोल गोल घूमेगा। और कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, मैंने आपको चैप्टर 1 से पढ़ाते आए हैं कि एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल से एनर्जी रेडिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एनर्जी नहीं जानते हो तो जान लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो चैप्टर 8 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार, किसके अनुसार? कोई भी एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल से क्या निकलता है? एनर्जी। क्या निकलता है? एनर्जी रेडिएट होता है। तो सोचो, अगर एनर्जी घट रहा है तो रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा और कम होते होते आकर के टकरा जाएगा, और इस तरह से न्यूक्लियस का अस्तित्व, एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था। इसको एक्सप्लेन बोर्ड करेगा, कैसे करेगा देखेंगे। लेकिन उनका ड्रॉबैक कितने लोग समझे? उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को नहीं बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और एक्सलरेशन है उसमें, और एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल से एनर्जी रिलीज होता है एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो एनर्जी जब रिलीज होगा, उसका एनर्जी घटेगा तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे रेडियस कम होगा, रेडियाई विल डिक्रीज एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड टू द न्यूक्लियस, और इस तरह से एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये होता नहीं है, तो उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं किया था। हु? रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। अब इसके आगे का कहानी में हम लोगों के पास है बोह्स एटॉमिक मॉडल, जो हम लोग अगले क्लास, अगले वीडियो में देखेंगे।